हेलो एवरीवन। मेरा नाम यश जैन है और अभी मैं एएसओ इन सीएसएस की पोस्ट पर काम कर रहा हूं। और ये जो पोस्ट मिली है मुझे एसएससी सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 62 के थ्रू मिली है, मतलब टॉप 100 में रैंक थी मेरी। तो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि बिगिनर्स जो आते हैं हमारे सीजीएल वाले एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो उनके लिए ए टू जेड मैंने सब कुछ बता रखा है कि सीजीएल का एग्जाम क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या सैलरी होती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है। तो इस वीडियो को जो बिल्कुल एसएससी सीजीएल के बारे में जानना चाहता है वो ध्यान से देखें, जो जानता है वो भी एक बार देख लें, क्योंकि इसमें मैंने काफी सारे डाउट क्लियर कर रखे हैं कि किस पोस्ट में मेडिकल होता है, किस पोस्ट में नहीं। तो ये सब कुछ मैंने बता रखा है। तो इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं और आप देखना बिल्कुल एंड तक, आपको काफी कुछ हेल्पफुल मिलेगा। तो सबसे पहले अपन समझते हैं आज कि ये एसएससी सीजीएल एग्जाम होता क्या है भाई। तो ये जो सीजीएल में जी है ना, जी फॉर पार्ले जी वाला जी नहीं, जी फॉर यहाँ पे ग्रेजुएट है, जीनियस नहीं है, यहाँ पे ग्रेजुएट है। तो आपको क्या लगता है कि इतना बच्चा क्यों आ रहा है सीजीएल की तरफ? क्योंकि ग्रेजुएशन आपने कुछ भी किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, कुछ भी, बीटेक वगैरह कुछ भी, आप अगर पास हो अपने ग्रेजुएशन में तो आप सीजीएल का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और पोस्ट काफी अच्छी है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह हो गए, इनकम टैक्स, एएसओ वगैरह। तो ये ग्रुप बी की काफी अच्छी पोस्ट है सीजीएल के थ्रू, इसीलिए इतना बच्चा इसकी तरफ आ रहा है। और ये सीजीएल का एग्जाम कराता कौन है? एसएससी। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये हो गया अपना। और ये ग्रुप बी और सी की जितनी भी अच्छी पोस्ट होती है उसके लिए एग्जाम कराता है। इसमें क्या है कि एक तो सिक्योरिटी मिल जाती है गवर्नमेंट जॉब में, कि ठीक है कोई परमानेंट जॉब हो गई, ज्यादा कोई प्रेशर नहीं है। प्राइवेट में देखो थोड़ा सा तो प्रेशर होता है, अभी जो ले ऑफ वगैरह चल रहे हैं तो काफी खराब माहौल चल रहा है। गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा आप सेफ रहते हो, रिस्पेक्टेड जॉब है, सोशल रिस्पेक्ट काफी ज्यादा मिल जाती है आपको, है ना। फैमिली वगैरह के जो भी दूर के रिलेटिव भी हैं वो भी आपको जाने लगते हैं। और रिवार्डिंग करियर है, मतलब एक बार जॉब लग गई तो फिर ठीक है, आप आराम से अपनी जॉब करो और वीकेंड्स वगैरह एंजॉय करो, 2 वीकेंड्स भी रहते हैं तो रिवॉर्ड भी है इस जॉब में। और अपन देखते हैं कि यार कौन कौन सी पोस्ट हैं ऐसी जो मतलब इतना बच्चों को आकर्षित कर रही हैं। तो भाई जितनी भी अच्छी अच्छी पोस्ट का नाम आपने सुन रखा होगा, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, है ना, और अपना एएसओ हो गया दिल्ली में। इसका एएसओ वाली जॉब का सबसे बड़ा फायदा है, ये मैं भी एएसओ हूँ, कि दिल्ली में आपकी लाइफ टाइम पोस्टिंग रह सकती है। आपको ट्रांसफर नहीं चाहिए, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री आपका ट्रांसफर होता है, एक स्टेबल लाइफ जी सकते हो आप, है ना। बाकी किसी पोस्ट में मुझे नहीं लगता है कि ये ऐसा कोई फायदा होगा। अगर आपको एक स्टेबल लाइफ अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ एक ही जगह रहना है तो आप दिल्ली में लाइफ टाइम रह सकते हो, ये एएसओ वाली पोस्ट में। बाकी एक और पोस्ट है जीएसटी है, एक्साइज इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं। भाई लाखों बच्चे तो इसी के लिए आते हैं कि सीजीएल देंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे और 3 स्टार मिलेंगे। यूनिफॉर्म के लिए आते हैं सीजीएल देने कि भाई एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, भौकाल बनाना है। तो एक्साइज इंस्पेक्टर वाली पोस्ट भी इसी के थ्रू मिलती है। और भी जितनी अच्छी अच्छी पोस्ट हैं जिनका आपने नाम सुन रखा होगा, कि सीबीआई में हो गया, ईडी में हो गया, आपने देखा होगा ईडी वगैरह में भी सीजीएल से जाते हैं जो ग्रुप बी और सी वाले रहते हैं। फिर डिविजनल अकाउंटेंट एक पोस्ट होती है, इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर होती है। तो जितनी भी ये पोस्ट होती हैं वो सीजीएल के थ्रू ही भरी जाती हैं। तो काफी अच्छा एग्जाम है ग्रेजुएशन के बाद। अब आते हैं कि सीजीएल का एग्जाम ही क्यों, मिडिल क्लास एस्पिरेंट के लिए खासकर, कि सीजीएल ही क्यों। भाई देखो, अब उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा जो मैंने अभी बताया था कि यूपीएससी भी तो है। भाई देखो यूपीएससी ना बहुत टाइम टेकिंग एग्जाम है, लोगों के 4 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, प्री भी नहीं क्लियर होता और समझ नहीं पाते कि भाई हो क्यों नहीं रहा। ये तो चलो ठीक है, आप बोलो कि यार सीजीएल में भी 4 अटेम्प्ट लग जाते हैं, थोड़ा इजी तो है यूपीएससी से सीजीएल। लेकिन दूसरा जो फैक्टर है ना यार, जो कोचिंग वगैरह होती है उसकी फीस, यूपीएससी की एक कोचिंग की मिनिमम फीस जो मैं आपको बता दूं 1 से 1.5 लाख। भाई हर किसी के पास, अगर मिडिल क्लास का बंदा है ना या फिर लोअर मिडिल क्लास का है, मेरे हिसाब से तो नहीं होते यूपीएससी की इतनी फीस भरने। और अगर यूट्यूब से पढ़ेगा तो भाई बहुत मुश्किल है यूपीएससी वगैरह यूट्यूब से करना। और उसके अगेंस्ट में सीजीएल में भाई 2 2 हजार में पूरे चारों सब्जेक्ट का बैच मिल जाता है। अपने फोन पे बैठ के बच्चा 1 साल बैठ के ढंग से तैयारी कर ले डिसिप्लिन से, तो एक काफी अच्छी जॉब सिक्योर कर सकता है। उसके बाद अगर चाहे तो यूपीएससी कर सकता है, पैसे हो तो भाई आप पहले भी कर सकते हो। आपको ऐसे बैकअप वगैरह की चिंता नहीं है, फैमिली की कोई दिक्कत नहीं है, वेल ऑफ फैमिली है, तो आप यूपीएससी करो, मैं तो बोलूंगा इसमें मत घुसो। लेकिन अगर आप थोड़ा पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो तो भाई ये वाला पेपर है। और इसका जो एक और फैक्टर है कि सीजीएल क्यों अच्छा एग्जाम है, कि इसका जो सिलेबस है ना वो कोइंसाइड करता है कि रेलवे में भी काम आ जाएगा आपका,
और भी जितने भी एग्जाम जिसमें जीके, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह जो भी होती हैं, वो काफी सारे एग्जाम में काम आ जाता है। तो आपने एक बार इसके लिए पढ़ लिया, फिर आप किसी भी एग्जाम को फॉर्म भरो जिसमें ये 4 सब्जेक्ट आते हैं, आप इजीली क्वालिफाई कर पाओगे। और क्या फायदे हैं इसके? भाई सैलरी काफी ज्यादा है। जैसे 50,000 से लेके 80 नहीं, इसको 81 बोलूंगा अब तो, 81,000 रुपए तक मिल जाती है। जैसे अभी जो एएसओ है, जैसे मैं दिल्ली में एएसओ हूँ, ये मेरा फोटो है। स्टार्टिंग सैलरी जो चल रही है इन हैंड एएसओ को, वो 81,000 रुपए मिलती है। तो काफी अच्छी सैलरी है ना। शुरू मतलब जॉब शुरू करने के टाइम आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो इतने पैसे आपको मतलब लाइफ जीने के लिए शुरू में तो काफी सही है। फिर आपके मतलब वो लगते रहते हैं इंक्रीमेंट वगैरह, तो बढ़ जाती है सैलरी। फिर पैन इंडिया पोस्टिंग, जैसे एएसओ में तो नहीं होती, लेकिन एक्साइज, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह में पैन इंडिया पोस्टिंग रहती है। तो आप जिसको घूमना पसंद है वो ये जॉब भी ले सकता है। और करियर अपलिफ्टमेंट भी होता है। आप ग्रेजुएशन से लेके सीधे गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हो। जैसे अभी मैं एएसओ हूँ, अभी मेरा अगले साल पेपर है, तो मैं एसओ बन जाऊंगा, तो फिर गजेटेड ऑफिसर हो जाऊंगा। पहले अभी 24-25 में तो नहीं आ रही, डब्ल्यू वाली जो पोस्ट होती थी लेवल 8 की, मैंने क्वालिफाई करी थी, हालांकि मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो वो डायरेक्ट गजेटेड पोस्ट होती है। तो भाई ये सारे इसके फायदे हैं कि आप एकदम से कॉलेज से उठ के कोई ग्रेजुएट बंदा आया और सीधे जाके लग गया काफी अच्छी जगह, और इतने कम पैसों में। मेन मेरे को इस एग्जाम का फायदा लगता है कि कम फीस में आप काफी अच्छी तैयारी कर सकते हो, और आप में डिसिप्लिन है तो। अब बात करेंगे इस एग्जाम के बारे में कि क्या कैसे होता है, कौन सी क्या पोस्ट है, थोड़ा डिटेल में अपन वीडियो में अब इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जैसे मैंने बताई, अभी तो बताई कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जीएसटी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, और कौन से लेवल की होती हैं, क्या सैलरी वगैरह होती है, एज क्या होती है, वो सब देखेंगे अब अपन। तो सबसे अभी जो डब्ल्यू की तो अभी वैकेंसी नहीं आ रही। डब्ल्यू एक पोस्ट होती थी लेवल 8 की, वो गजेटेड होती थी, उसकी वैकेंसी तो अभी नहीं आ रही। अभी चल रही है लेवल 7 की पोस्ट। लेवल 7 की मैंने बताई कि जो एएसओ दिल्ली में होता है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी 81,000 होती है। बाकी अगर आप वैसे छोटी सिटीज में होगे थोड़ा, जैसे मैं मुरैना से हूँ या ग्वालियर वगैरह में पोस्टिंग हुई, तो वहां पे थोड़ा सा एचआरए कम हो जाता है, तो वहां 75-70 ऐसे मिलते हैं। लेकिन दिल्ली में आपको ज्वाइन करने पे 81,000 रुपए मिलेंगे। अब डेस्क जॉब होती है भाई दो तरह की। डेस्क जॉब नहीं, सॉरी, लेवल 7 की जॉब होती है दो तरह की भाई। एक होती है डेस्क जॉब, और दूसरी होती है फील्ड जॉब। डेस्क जॉब मतलब क्या? कि डेस्क जॉब में आप सुबह 9 बजे आए, 5:30 बजे अपने घर चले गए, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा कोई फील्ड पर जाना नहीं है। साल में एक आध बार जाना पड़ता है, मेरे को भी शायद एक दो बार ही जाना पड़ा है। फील्ड पे उतना कोई काम होता नहीं है। आपने आए, अपना कंप्यूटर ऑन किया, आपके पास जो रिसीट आई है उसको देखा, कंप्यूटर पे अपना किया, अपना दिमाग लगाया, और 5:30 बजे आप घर चले गए। तो ये जो होती है डेस्क जॉब, वो है एएसओ वाली पोस्ट। ये लेवल 7 में भी होती हैं, और ये लेवल 6 में भी होती हैं। ये इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? कि लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा फायदा है कि एक स्टेबल लाइफ जिन्हें जीनी है, वो अपना 9 से 5:30 काम करें, और सैटरडे संडे वीकेंड रहते हैं भाई, तो वो आप बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो। तो ये सारे इनके फायदे रहते हैं कि ज्यादा कोई फोन वोन नहीं आते ऑफिस से। ऐसा कोई सैटरडे संडे मैं शायद एक साल में एक दो बार ही गया हूँगा, तो इतना ज्यादा बुलाते भी नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर भी नहीं रहता। तो काफी अच्छी जॉब है। अब एएसओ में भी काफी जगह वैकेंसी निकलती हैं। जैसे सीएसएस है जिसमें मैं हूं अभी, सीएसएस में काफी सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं। मतलब आपकी किसी भी मिनिस्ट्री में पोस्टिंग हो सकती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गई, डीओपीटी हो गई, फाइनेंस हो गई, टेलीकॉम हो गई, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं किसी में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और ये कि ग्रुप डी की जॉब है, और इसकी एज लिमिट है कि अगर आप 20 साल के हो गए हो तो आप सीएसएस वाले भर सकते हो सीएसएस की पोस्ट। तो काफी बच्चों को डाउट था कि भैया सीएसएस किस मतलब एज लिमिट से हम भरना शुरू कर सकते हैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस में। तो भाई 20 साल उम्र होनी चाहिए एग्जाम का फॉर्म भरते टाइम, तभी आप भर सकते हो, वरना फिर सीएसएस अगर उम्र कम है तो फिर सीएसएस तो मत भरना कम से कम। फिर आईबी में भी निकलती है एएसओ की पोस्ट, रेलवे में भी निकलती है। रेलवे में फायदा होता है कि भाई रेलवे में पास वास मिल जाते हैं आपको, और थोड़ा रिजर्वेशन वगैरह में काफी फायदा मिल जाता है कि रिजर्वेशन वगैरह अगर फैमिली वगैरह के करवाने हो, फैमिली वाले लोगों के, तो ये सब फायदा मिल जाता है। फिर आता है अपना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स मतलब जिसको विदेश में घूमना पसंद है, आप आओ, ज्वाइन करो, 2-3 साल बाद आपकी किसी और कंट्री में पोस्टिंग हो जाएगी। फिर वहां से कहीं और किसी और कंट्री में, और अच्छी कंट्री मिल गई अमेरिका, रशिया वगैरह, तो ये काफी अच्छी कंट्रीज मानता हूं मैं,
तो यहाँ पे तो मतलब जिसको घूमना पसंद है उसके लिए तो बहुत बढ़िया जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की। कट ऑफ भी काफी हाई जाती है इसकी, है ना। फिर होती है AFHQ, आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर में ASO की पोस्ट है। मीटी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, मतलब काफी सारी मिनिस्ट्रीज में जो डेस्क जॉब वाली पोस्ट निकलती हैं वो ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की ही हैं। एक फायदा मैं CSS का बताऊंगा, अगर किसी को जैसे रेलवे हुआ, ME हुआ, इसमें क्या है आपको लाइफ टाइम एक ही मिनिस्ट्री में काम करना पड़ेगा, तो मतलब कभी कभी बंदा वियर आउट भी हो जाता है। तो अगर बोर्ड नहीं होना तो CSS बेस्ट है। 5-6 साल बाद आपकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी, दूसरी मिनिस्ट्री का मजा लो, है ना। तो ऐसे मिनिस्ट्री चेंज होती रहती है तो आपको एक्सपोजर काफी सारा मिल जाता है। फिर इसमें काफी मिनिस्ट्री में फायदे भी हैं, जैसे IB हुई, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसमें मूवीज वगैरह के टिकट वगैरह फ्री मिलते हैं, ऐसा कुछ है। हेल्थ वगैरह में आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। तो काफी कुछ कुछ मिनिस्ट्री में कुछ फायदे भी हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये है इसका CSS का फायदा। अब आते हैं जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो लिखा रहता है नोटिफिकेशन में, अदर मिनिस्ट्रीज वो कौन सी हैं या डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ASO की पोस्ट निकलती है, कैट में भी निकलती है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है, NIC वगैरह। तो ऐसे कुछ कुछ बॉडीज में ASO की पोस्ट निकलती है लेवल 7 की, तो वो भी इसी एग्जाम के थ्रू भरी जाती है। ये बताई मैंने आपको डेस्क जॉब। अब आते हैं अपन फील्ड जॉब पे। भोकाल जो आप बोलते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सब हो गया, तो ये सारी आती हैं फील्ड प्लस डेस्क जॉब। देखो इसमें डेस्क का भी काम होता है। आपको ये लगता होगा कि गाड़ी में घूम रहे हैं बस, गए इंस्पेक्शन पे, यही सब काम होता है। भाई ये नहीं होता है, डेस्क जॉब भी करना पड़ता है आपको। मतलब कुछ भी किसी का GST का रिटर्न वगैरह आया, उसको उसके हिसाब से नोटिस बनाना, कोई गलती है तो, या फिर उसका रिफंड वगैरह करना, तो भाई डेस्क जॉब होता है। 80% काम डेस्क जॉब ही होता है, बाकी 20 या 30% काम इसमें फील्ड जॉब होता है कि वहां पे जाके आपको इंस्पेक्शन वगैरह करना है। तो ये मत सोचना कि अगर एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह बन गए तो बस जाके सीधे छापे मारने, ये कर देंगे वो कर देंगे, वैसा नहीं है। अब दोनों ही चीजें हैं, है ना, फायदे भी हैं। और थोड़ा सा आपको यार कंप्यूटर पे काम तो करना आनी चाहिए, कोई भी अभी मतलब आ रहा है ग्रेजुएशन के बाद तो भाई कंप्यूटर चलाना तो आनी चाहिए आपको, टाइपिंग वगैरह, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना आना चाहिए। तो इसमें जो जो पोस्ट आती हैं वो है सबसे पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर है सेंट्रल एक्साइज जिसको आप GST 3 स्टार बोलते हो, फिर प्रिवेंटिव एग्जामिनर वगैरह, इनकी पोर्ट वगैरह पे पोस्टिंग होती है, मुंबई वगैरह में जो शिप वगैरह से सामान उतरता है वो सब। फिर होता है AEO इन ED पता है, छापे वापे पड़ते हैं, तो उसमें AEO होते हैं, वो आप लग सकते हो, लेवल 7 की पोस्ट होती है ये भी। फिर है सब इंस्पेक्टर, CBI में सब इंस्पेक्टर, भाई कुछ है मेरे दोस्त CBI में, तो वो भी काफी, ये थोड़ी वैसी चौड़ वाली जॉब होती है कि यार CBI के नाम से ही थोड़ा रहता है, तो ये भी काफी अच्छी पोस्ट है। फिर एक पोस्ट वगैरह में जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं आपकी सिटी में, उसमें एक इंस्पेक्टर होता है, तो ये काफी अपने एरिया में तो काफी पावरफुल पोस्ट है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। फिर नारकोटिक्स वगैरह में होता है, और सेक्शन हेड होता है DGFT, ये वैकेंसी तो कभी कभी निकलती है, मैंने पहली बार देखी है। तो ये सारी हैं फील्ड जॉब वगैरह। तो ये लेवल 7 की पोस्ट हो गई, ये मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं आगे लेवल 6 की पोस्ट पर। इनमें थोड़ी सी सैलरी कम होती है, उतनी तो नहीं होगी 81,000 वगैरह, थोड़ी सी 60 से 70 के बीच में। इसमें सबसे अच्छी पोस्ट मुझे जो लगती है वो है भाई डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट। जिनको मतलब अगर इसमें होम स्टेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। जिनको UPSC वगैरह की तैयारी करनी है उनके लिए पोस्ट बेस्ट है। इसमें जो बिल्स वगैरह होते हैं वो आपको मतलब आपके थ्रू ही होके जाते हैं, उसमें मतलब आपका मेन काम रहता है। और इसके अलावा आपके कॉन्टेक्ट वगैरह बन जाते हैं और फ्री टाइम बहुत मिल जाता है। तो इसमें आप अपनी तैयारी जिनको करनी है वो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। थोड़ा सा ये इसका एक घाटा रहता है कि रूरल एरियाज में भी पोस्टिंग होती है इसकी ज्यादातर, तो वो थोड़ा आपको रूरल एरिया में रहना पड़ेगा, और नहीं रहना तो 30-40 किलोमीटर कहीं और जहाँ आसपास सिटी हो वहां आपको घर लेना पड़ेगा। और इसमें ट्रांसफर होता है 3-3 साल में। तो ये है थोड़ा, इन काफी अच्छी पोस्ट है जिन्हें 2-3 साल में UPSC या स्टेट PCS निकाल के निकलना है, ग्रुप A में जाना है, उनके लिए अच्छी पोस्ट है। फिर कुछ ASO की जॉब होती है वो लेवल 6 वाली भी होती है अदर मिनिस्ट्रीज में, ये मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे होती हैं। तो वो सब है। फिर कुछ पोस्ट आती है लेवल 6 में, जैसे रिसर्च असिस्टेंट हो गई NHRC में, सब इंस्पेक्टर हो गई NIA में, काफी अच्छी जॉब है ये। सब इंस्पेक्टर हो गई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में। तो ये लेवल 6 की पोस्ट है। इनकी एज लिमिट सबकी 18 से 30 ही है, कि अगर आप 18 साल के हो गए हो और आप ग्रेजुएट हो तो ये सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। फिर अभी जैसे मैंने बताया कुछ ASO की पोस्ट लेवल 6 की भी होती है,
तो कुछ मिनिस्ट्रीज निकालती हैं, जैसे ये ट्राई है, मैं टेलीकॉम में हूँ तो ये हमारी मिनिस्ट्री की एक बॉडी है, इसने 4200 ग्रेड पे निकाली है असिस्टेंट की पोस्ट। फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइंस टेक्सटाइल, तो कुछ कुछ मिनिस्ट्री लेवल 6 पे भी निकालती हैं। तो किसी के अगर नंबर कम आए और उसको एएसओ ही बनना है तो उसके लिए ये फायदेमंद है कि लेवल 6 में अगर वैकेंसी है तो वो एएसओ बन सकता है। थोड़ी सैलरी कम होगी तो वो बढ़ जाएगी बाद में, या फिर से एक अटेम्प्ट दे सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो दिल्ली में रह सकता है। तो ये फायदा है लेवल 6 की। ये 3 जॉब और देखो, इसमें जेएसओ और ये जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर होती है इनके लिए एक पेपर और देना पड़ता है, पेपर 2। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पेपर होते हैं उसके अलावा। तो एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ता है जो कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है ना। एक आपने चीज अभी नोटिस की होगी, देखो इस स्लाइड पे, जेएसओ की एज लिमिट क्या है, 32 साल है ना। तो भाई ये बढ़िया पोस्ट है कि जिसकी एज थोड़ी हो गई है ज्यादा, वो सेकंड पेपर के लिए भी पढ़ ले और एक जॉब सिक्योर करनी है, उसको लग रहा है कि भाई 30 साल के बाद तो कोई जॉब बची नहीं मेरे लिए, तो भाई जेएसओ भी बची है, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे। इसमें भी अच्छा काम होता है, जाके फील्ड वील्ड पे थोड़ा डेटा वेटा लेना पड़ता है और थोड़ी अच्छी मतलब कंफर्टेबल जॉब तो है ये। और एक पोस्ट है अपनी लेवल 6 की, ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में। अब आते हैं जैसे मैं अब जेएसओ का बता रहा था कि एक पेपर एक्स्ट्रा होता है, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी भी होती है थोड़ी सी। जैसे ये जेएसओ में लिखा है कि आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए बाकी सारी पोस्ट की तरह, मतलब बाकी सब में जो हो है, जैसे मैंने ईडी सीबीआई वगैरह एएसओ वगैरह कुछ भी बताया उसमें तो कहीं की भी बैचलर डिग्री हो आप एलिजिबल हो। लेकिन जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए थोड़े से क्राइटेरिया और होते हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपके 12th में 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपने जो भी ग्रेजुएशन की है उसमें एक बार तो स्टैटिस्टिक्स कभी ना कभी एक सेम में या आठ, जैसे मेरे बीटेक मैंने किया था 8 सेम थे, उसमें किसी एक सेम में तो मैंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। तो ये है। फिर ये दूसरी पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, ये थोड़े से इसके क्राइटेरिया और हार्ड है। इसमें क्या है, बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए, फिर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पढ़ा हो। 3 ईयर डिग्री कोर्स कुछ है, उसमें सारे सेमेस्टर में, ऑल 6 सेमेस्टर में, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कुछ होता है, मेरे को तो उतना समझ में नहीं आता, पर स्टैटिस्टिक्स हर सेमेस्टर वगैरह में होना चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है ये। तो भाई इसके थोड़े क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़े से हाई होते हैं, तो इसको भरते टाइम थोड़ा सोच लेना, अगर आपके पास है एलिजिबल हो तो ही भरना, वरना फिर इसको मत भरना। और बाकी सारी पोस्ट के लिए क्या है भाई, साफ लिखा है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए बीटेक करके आओ, बीएससी भी करके आओ, सीजीएल का फॉर्म भरो, बढ़िया नंबर लाओ और इंस्पेक्टर बनो, सीधी बात है ना। फिर आओ अपन आते हैं लेवल 5 की जॉब पर। इनकी थोड़ी सैलरी कम होती है, पर इनका फायदा क्या है, ये जो ऑडिटर अकाउंटेंट वाली होती हैं ये स्टेट्स में बहुत होती है। जैसे मैं एमपी से हूँ, तो एक ग्वालियर में ऑफिस है कैग का, तो वहां पे अगर वैकेंसी हुई तो वहां पे पोस्टिंग हो जाती है। यूपी में कोई है तो आगरा वगैरह में भी होगा। तो जिसको घर पे पोस्टिंग चाहिए तो वो ये वाली पोस्ट ऑप्ट कर सकता है, पर थोड़ा पहले से पता कर लेना कि आपके घर के आसपास वैकेंसी है कि नहीं, क्योंकि इसमें आरटीआई वगैरह के थ्रू तो पता नहीं चलता, लोकली जाके अगर आप पूछ सकते हो कि अगर वैकेंसी है तो थोड़ा आप पता लगा लोगे। तो घर के आसपास ये जॉब लेना बहुत, मतलब अच्छी जॉब है, ये इजी भी है और अच्छी है लेवल 5 की जॉब लेना। तो जिसको घर से प्यार है वो ये कर सकते हो, काम भी अच्छा है इसमें। अब आते हैं लेवल 4 की पोस्ट पर। तो ये जो है ना पीए ऐसे, मतलब पोस्ट ऑफिस में पीए ऐसे होता है। फिर यूडीसी, जैसे हमारी मिनिस्ट्री में यूडीसी हैं, जैसे मैं एएसओ हूँ, वो यूडीसी है लेवल 4 पर, वो कंप्यूटर वगैरह पे टाइपिंग या एक्सेल वगैरह बनाने का काम करते हैं। अब तो ज्यादातर एएसओ वाला भी काम करने सबसे करवाने लगे हैं यार, यूडीसी वगैरह से भी काफी काम बढ़ गया है, तो उनसे भी करवाने लगे हैं। तो ये पहले सीएचएसएल के थ्रू भरी जाती थी, लेकिन अब सीजीएल के थ्रू भरी जाती हैं। एज इनकी 18 से 27 ही है। जो पिछली लेवल 5 वाली पोस्ट थी और लेवल 4 वाली, इनकी एज लिमिट भाई 27 साल ही होती है। तो ये याद रखना कि 27 साल से अगर कोई ज्यादा है तो वो फिर वही 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे उनके लिए एलिजिबल है। इस तरफ मत आना, क्योंकि यहाँ पे फिर आप ये पोस्ट प्रेफरेंस में बिल्कुल मत बढ़ना, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे एग्जाम क्लियर करके भी। ठीक है। फिर एक टीए की पोस्ट होती है, टीए मतलब जैसे मेरे काफी दोस्त इंदौर से हैं, उन्हें इंदौर में जॉब चाहिए थी तो उन्होंने टीए भर दिया, इंदौर में वैकेंसी थी, इंदौर की इंदौर में मिल गई। तो जिसको घर पे पोस्टिंग चाहिए और ठीक है कि यार थोड़ा सा कम ग्रेड पे मिलेगा तो ठीक है, पर घर पे रहना है, उनके लिए ठीक है।
फिर नारकोटिक्स में एक वो इंस्पेक्टर की पोस्ट थी, अब ये सब इंस्पेक्टर की है, लेवल 4 की है नारकोटिक्स में। तो ये हो गई अपनी कौन सी पोस्ट है, कहाँ है, तो ये सब मैंने बताया। अब अपन डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। वीडियो लंबी रहेगी भाई, लास्ट तक बने रहना, सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, एक एक चीज मैंने बना रखी है ये अपनी पीपीटी में, तो लास्ट तक बने रहना। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, मेरे को पता है भाई कि कैसे क्या एग्जाम होता है, तो एक एक चीज बढ़िया से बताऊंगा। अब चलते हैं अपन एग्जाम पैटर्न पर। तो पहला पेपर जो होता है भाई वो होता है अपना टीयर 1। टीयर 1 में आते हैं 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट कौन से आते हैं? रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। और इसकी खास बात क्या है, इसके नंबर जुड़ते नहीं है आपके फाइनल एग्जाम में। 200 नंबर का होता है, मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, मतलब 0.25 नंबर आपका कट जाएगा अगर आपने गलत आंसर दिया तो इसकी खास बात यह है कि ये क्वालिफाइंग है। पहले इसके नंबर जुड़ते थे, लेकिन अभी क्वालिफाइंग कर दिया है कि जैसे 140 का कट ऑफ है मान लो 200 में से, तो अगर आपके 0.1 नंबर भी ज्यादा आ रहे हैं ना, 140 से 140.1 भी आ रहे हैं, तो आप सिलेक्टेड हो टीयर 2 के लिए, है ना। तो ये इसकी खास बात है। और अगर जरा भी कम रह गया तो फिर आप अगले साल फिर आ जाना। तो यही है कि क्वालिफाइंग है, अच्छे से पढ़ोगे तो एक बार टीयर 1 निकाल दोगे तो टीयर 2 और बढ़िया से दे दोगे। एक दिन का पेपर होता है, तो आपसे मतलब ग्रुप बी की जो भी अच्छी जॉब है मैंने अभी बताई, एक्साइज वगैरह, तो आपसे दूर नहीं है वो, ठीक है। इनका सिलेबस वगैरह मैं अभी सब बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना, तो धीरे धीरे मैं सारा बताऊंगा, है ना। अब आते हैं टीयर 2 पे। जैसे आपने टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया, अब टीयर 2 है असली गेम, वॉर है, कुछ भी बोलो, बैटल है। ये जो 2 घंटे 15 मिनट का पेपर और 15 मिनट की टाइपिंग, 2.5 घंटे जो है ये आपके डिसाइड करेंगे कि आप मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलूं, अगर किसी को एएसओ बनना है तो दिल्ली आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो दिल्ली आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो मजाक कर रहा हूँ, जीएसटी वगैरह में भी काफी लोग की रुचि रहती है, तो 3 स्टार बन रहे हो कि नहीं। आपको इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है ना मेंस में, मेंस बोलता हूँ मैं इसको टीयर 2 की जगह, अब इंग्लिश सब्जेक्ट आप देखो 45 क्वेश्चन भाई, मैथ में 30, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, जीएस में 25 क्वेश्चन, लेकिन इंग्लिश में कितने हैं भाई? 45 क्वेश्चन है। इससे 15 क्वेश्चन ज्यादा, इससे 20 क्वेश्चन सीधे सीधे ज्यादा। तो भाई इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना इंग्लिश को, तो जिस भी टीचर से पढ़ो। इसकी मैं बताऊंगा आगे कौन से कहाँ से पढ़ना है, मैं अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह सब बताऊंगा इसी वीडियो में, तो बने रहना। इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, और इसमें नेगेटिव थोड़ी हार्ड रहती है 1/3 की, कि आपने गलत किया तो आपका 1 नंबर उड़ जाएगा सीधा सीधा, मतलब 0.33 की नेगेटिव है तो 3 में से 1 नंबर उड़ जाएगा। तो प्री में अगर तुक्का मारना है किसी को, तो प्री में एक बार को चांस ले लेना। मेंस में तुक्का थोड़ा ध्यान से मारना है, जिसको भी मारना है ना। प्री में तो देखो मैं भी बहुत तुक्के मारता था, और हो जाते थे ज्यादातर सही। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग में फिर भी स्कोप रहता है, 1/3 में थोड़ा ध्यान से करना। फिर मैथ में 30 क्वेश्चन, मतलब 90 नंबर के ये 90 नंबर के 45, मतलब 45 × 3 135 नंबर के ये हो गए। 25 × 3 75, 135 और 75 210 नंबर के, तो जीके और इंग्लिश ही हो गए अपने। अब मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकना, कैसे क्या करना है। 2 सेशन, मतलब 2 सेशन में होता है। पहला 1-2 घंटा रहता है ना, वो मैथ और रीजनिंग के लिए रिजर्व रहता है। उस टाइम में आप इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन देख नहीं पाओगे। मतलब प्री वगैरह में होता है कि आप इंग्लिश के सेक्शन में जाके इंग्लिश भी कर सकते हो, बीच में कुछ भी स्विच कर सकते हो। इसका जो पहला सेशन रहता है उसमें मैथ और रीजनिंग की 30-30 क्वेश्चन खुलेंगे। उस टाइम में उस 1 घंटे में आप सिर्फ वही कर पाओगे, फिर वो सेशन बंद हो जाएगा, आपने जितने क्वेश्चन किए ठीक है। फिर सेशन 2 खुल जाएगा, उसमें है इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन। उस 1 घंटे में फिर आपको ये करना है। अब आप बोलोगे कि और यहाँ तो 60 ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं या 70। भाई देखो इंग्लिश और जीके में कुछ सॉल्व करने का तो होता नहीं है, आता है तो लगाओ वरना मत लगाओ। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, या क्लोज टेस्ट वगैरह में पैरा जंबल करने में उनमें थोड़ा लगता है, वरना इंग्लिश और जीके में तो सीधा सा है। जीके में अगर आपको पता है कि भाई पॉलिटी का कौन सा आर्टिकल है कौन सा नहीं है तो लगाओ, वरना फिर बैठे रहो तुक्का लगाने के लिए, तो फिर बहुत टाइम है। तो ये हो गया अपना 210 और 180, 390 नंबर का पेपर, तो ये हो गया। इसी से डिसाइड होगा, इस 390 नंबर में से कट ऑफ निकलती है, ठीक है। फिर सेक्शन 3 है कंप्यूटर का, ये कुछ पोस्ट के लिए रहता है मैंडेटरी।
जैसे एएसओ एक्स मतलब रहता तो सबके लिए, एएसओ एक्साइज वगैरह जो हो गई उनके लिए इसका कट ऑफ थोड़ा हाई भी जाता है। तो इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के कि एमएस वर्ड एक्सेल कौन सी कमांड शॉर्टकट कीज वगैरह, काफी वीडियोस हैं यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएंगी। तो ये 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, तो 60 नंबर का ये हो गया। ये क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर नहीं जुड़ते, नंबर सिर्फ ये 390 नंबर वाले ही जुड़ता है। फिर इसके बाद हो गया एक टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट होता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड सही है कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होती भाई। 1500 वर्ड टाइप करने होते हैं, कितने, 2000 वर्ड टाइप करने होते हैं सॉरी, 15 मिनट में। तो इससे लगाएं तो 27 की टाइपिंग स्पीड अगर आपकी है तो आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे। यूडीसी वगैरह कुछ पोस्ट होती हैं उनके लिए थोड़े क्राइटेरिया हाई रहते हैं, और बाकी तो हो जाता है। देखो, अगर 27 की स्पीड क्वालिफाई करनी है ना तो घर से 30 या 35 की तो लेके ही जाना, तब वहां पे एग्जाम प्रेशर में आप कर पाओगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं 35 से 40 के बीच में करके गया था, तब मैं एग्जाम में ढंग से रिलैक्स होके कर पाया था। कभी कभी कीबोर्ड वगैरह भी खराब मिल जाता है, तो मैं बोलूंगा घर से ही अच्छी प्रैक्टिस करके जाना। तो ये हो गया अपना मेंस वाला पार्ट कि 390 नंबर में से आपका सिलेक्शन होगा, और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना। बाकी मैथ रीजनिंग जीके भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। जीके में करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको इग्नोर मत करना। तो जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछना। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब एक होता है पेपर 2, मैंने बोला था ना जेएसओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की जो पोस्ट होती हैं उसमें मतलब एक पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो ये जो जेएसओ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर होता है, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होता है, मीन मीडियन मोड वगैरह वेरिएंस डिविएशन। मैंने तो दिया था जेएसओ का, पढ़ के नहीं गया था, मैं एलिजिबल हो गया था इसके लिए, और मैं जाके एग्जाम में 100 तुक्के लगा के सो गया था। तो आए थे कुछ 20-30 नंबर ही आए थे 200 में से, क्योंकि मेरे को करना भी नहीं था ये। बाकी पोस्ट के लिए मैं कॉन्फिडेंट था कि पेपर 1 जो पेपर 2 है अपने, ये अभी पेपर 2 होता है, पहले तो सिर्फ इंग्लिश और मैथ के होते थे मेंस में। तो मैं उनमें कॉन्फिडेंट था कि मैं वहां निकाल ले जाऊंगा, वो मैंने अच्छे से पढ़ा था। इस पोस्ट के लिए ज्यादा नहीं पढ़ा था। जो पढ़ रहे हैं जिनकी एज ज्यादा हो गई है 30 से ज्यादा, उनके लिए फायदेमंद है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसकी एज लिमिट 32 होती है, उनके लिए फायदेमंद है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है इसमें भी, और 100 क्वेश्चन 200 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो जिसको इसके लिए पढ़ना है वो ये पढ़ सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी वगैरह मैंने बताई दी थी कि 60% मार्क्स होने चाहिए मैथ में, या फिर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना चाहिए। और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए थोड़े हार्ड हैं कि सारे सेम में होना चाहिए, तो वो सब आप देख लेना। अब आते हैं अपन कि सिलेबस क्या है इस एग्जाम का। तो सिलेबस मैंने 4 सब्जेक्ट तो आपको बता ही दिए कि मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके आता है। अब उसके अंदर क्या क्या आता है वो थोड़ा देख लेते हैं। देखो, मैथ में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक, एक होता है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक जो आप 10th लेवल तक पढ़ते हुए आए हो कि रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गई, एवरेज हो गया, वही सब है। बस थोड़ा सा आपको लॉन्ग मेथड भी आना चाहिए और ट्रिक से आना चाहिए आपको। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ ट्रिक ट्रिक कोई टीचर सिखा रहा है तो उससे जाके पढ़ लो, भाई एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आया तो फंस जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, है ना। तो आपको लॉन्ग मेथड तो आनी चाहिए और थोड़ा ट्रिकबाजी आनी चाहिए, जिससे एग्जाम में आप जल्दी कर पाओ। तो ये हो गया अपना अर्थमेटिक वाला। बाकी फिर एडवांस मैथ में आता है अपना ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब आता है। स्टैटिस्टिक्स वो जेएसओ वाला नहीं है, उतना टफ नहीं, थोड़ा मीन मीडियन मोड वगैरह वो सब आता है, इसमें इजी आता है। तो कहीं से भी मिल जाएगा यूट्यूब पे वीडियो, 2-3 घंटे का, वहां से पढ़ सकते हो। तो ये सब हो गया एडवांस मैथ का पार्ट, है ना। इसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है कि ज्योमेट्री की कोई थ्योरम है तो आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, या कुछ भी है तो वो सब याद होना चाहिए, है ना। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है, तो इसमें टाइम भी कवर करने में लगता है इसको। एडवांस थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। अब देखो, अब बच्चों का डाउट होगा कि मैथ पढ़नी कैसे है। तो इसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, ये कुछ उसमें से मैं स्क्रीनशॉट लाया हूँ। इसके अलावा भी और काफी सारी वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ये वीडियो है, इसमें मैंने बता रखा है कि भाई नोट्स मैंने कैसे बनाए थे। मैंने अपने खुद के नोट्स अपलोड किए हैं टेलीग्राम चैनल पर भी, दिखाए हैं वीडियो में कि कैसे क्या नोट्स बनाने हैं। बच्चे पूछते हैं कि भैया क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर लिखे हैं कि नहीं, ट्रिक लिखे हैं कि नहीं, मैंने सब बता रखा है उस वीडियो में कैसे पढ़ना है, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। फिर कि मार्क्स स्टक हो गए हैं तो कैसे पढ़ना है। ये जो डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वाली वीडियो है, इसमें मैंने बताया कि कौन से क्या सोर्सेज यूज करने हैं, कैसे कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। और फिर मेन पार्ट जो है मैथ का, कैलकुलेशन कैसे तेज करनी है, वो भी मैंने बता रखा है। तो ये वीडियोस आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं इन सबकी लिंक दे दूंगा। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अपने, इंग्लिश। इंग्लिश मैंने डिवाइड की है 3 पार्ट में इसके सिलेबस को। पहला है वोकैब, दूसरा ग्रामर और तीसरा कंप्रीहेंशन। ठीक है, वोकैब में आती हैं, देखो भाई, जैसे सिनोनिम एंटोनिम वगैरह तो होती हैं कि इसका सिनोनिम क्या है, इसका अपोजिट क्या है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं। ये काफी अच्छे लगते हैं मुझे, क्योंकि एक लाइन का सेंटेंस होता है, उसका बस मीनिंग ढूंढना होता है, तो काफी इजी होते हैं ये मैंने अपने चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो वो आप देख सकते हो। ईडियम फ्रेजेस वगैरह भी आते हैं, कि मतलब कहावतें जो होती है ना हिंदी में, उसको बोलते हैं ईडियम फ्रेजेस अपन, तो वो आते हैं। तो वोकैब वाले पार्ट में स्पेलिंग करेक्शन ये सब मैंने डाल रखा है, ये वोकैब वाला पार्ट होता है। फिर आता है अपना ग्रामर वाला पार्ट, कि सेंटेंस करेक्शन हो गया, कि सेंटेंस में कुछ गलती है कि नहीं पकड़ो, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव काफी अच्छा आ रहा है, काफी वेटेज आ रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब जो बिगिनर है उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, पर थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप यूट्यूब पर रिसर्च करोगे, ये मैंने टॉपिक बता दिए कि इसमें क्या होता है, इनके बारे में रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और इतना कोई रिसर्च भी नहीं करना है यार, जिसको पढ़ना शुरू करना है ना, एक कोई कोर्स लो या यूट्यूब का टीचर कोई डिसाइड करो और पढ़ना शुरू कर दो। बस पहले 1 महीने पढ़ोगे, खुद समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि पढ़ना क्या है। और तीसरा पार्ट है यूसेज एंड कंप्रीहेंशन, मतलब रीडिंग स्किल्स आपकी डिसाइड होती हैं इससे। जैसे कोई न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता है उसकी तो अच्छी होती है, या कोई नोवेल वगैरह। मैं तो क्या करता था, पीवाईक्यू जो होते थे किरण में से, वो सॉल्व कर लेता था, तो इससे मैंने कर लिया था। जैसे फिलअप्स होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, आरसी होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तो ये सब होता है। इन सब के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। जैसे इंग्लिश के मैंने अपने नोट्स वोट्स अपलोड कर रखे हैं, कैसे क्या पढ़ना है, इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बता रखी है कैसे करना है, सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बताया था कि मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। वोकैब को कैसे अच्छा करना है वो मैंने बता रखा है। इसके अलावा मैंने क्लोज टेस्ट की वीडियो और कॉम्प्रीहेंशन कैसे करना है जल्दी, इन सब की वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में से जाके देख लेना। अगला है अपना जीके जीएस। जीके जीएस भाई देखो, बच्चे पूछते हैं कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, मैं बोलूंगा भाई कि आप बस पढ़ते रहो, डेली का 1 घंटा बांध लो इसका, कि इस टाइम में मुझे जीके की क्लास लेनी है, अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो 30 दिन, मतलब 30 क्लास में हो जाती है पॉलिटी, तो कोई भी टीचर पकड़ो, 30 दिन 1-1 घंटे करके अपने नोट्स अच्छे से बनाओ जीके के। लेकिन नोट्स बढ़िया से बना लो, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाओ। और जो इजी और मीडियम क्वेश्चन होते हैं, काफी टीचर्स, मतलब सारे टीचर्स पढ़ा ही देते हैं, वो तो वहां से आ जाएगा। और 1-2 टफ क्वेश्चन होते हैं यार, उनको छोड़ दो, फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। आपको 200 में से 200, 390 में से 390 नहीं लाने हैं भाई, आपको सिलेक्ट होना है और टॉप पोस्ट पे सिलेक्ट होना है। फर्स्ट रैंक 390 में डिसाइड नहीं होती भाई, कम नंबर पे ही आती है। तो आप अपना टाइम वहां लगाओ जहां आप अपना मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो। तो इसमें पहला तो होता है स्टैटिक, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब होता है। फिर करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स जैसे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हो गए, गवर्नमेंट स्कीम हो गई, अपॉइंटमेंट कौन कहाँ, आरबीआई का चेयरमैन कौन बना है, ये सब, अवार्ड, स्पोर्ट्स, बुक्स, ऑथर, ये सब। फिर समिट्स, रिपोर्ट्स, इंडिया, ये सब करंट अफेयर में आ गया। फिर साइंस भी पूछता है, साइंस आजकल अच्छी पूछने लगा है, फिजिक्स वगैरह मैंने देखा अभी के एग्जाम में, फिजिक्स अच्छी पूछ रहा है, तो अच्छे से पढ़ना है इसको, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, मतलब इसरो वगैरह के मिशन, ये सब करंट से तो पूछती है, थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी पूछने लगा है। और करंट में एक नया टॉपिक आने लगा है आजकल, बीएनएसएस की कौन सी धारा है, क्या है, मतलब ये जो भारतीय न्याय संहिता वगैरह है ना, वो भी पूछने लगा है, तो वो थोड़ा देख लेना, जिनका भी एग्जाम है आगे 26 वाला देंगे या 25 का मेंस देना है, तो वो देख लेना। और फिर हो गया मिसलेनियस, इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज वगैरह पूछने लगा है, जैसे चबार पोर्ट वगैरह पे क्वेश्चन पूछे थे। और भी काफी सारे आई मैक प्रोजेक्ट वगैरह, तो जो भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया एमओयू वगैरह साइन कर रहा है वो सब। एक साइंस में से बहुत पूछ रहा है एसएससी आजकल की, इसरो वगैरह के मिशन, आदित्य एल1 वगैरह, तो स्पेस वगैरह के जो भी करंट के इवेंट्स हैं वो अच्छे से पढ़ लेना। जीके के ऊपर मैंने बता रखा है कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं। फिर कोई पूछता है कि भैया मेरे को पेड कोर्स नहीं लेना, जीके जीएस के सोर्सेज बता दो यूट्यूब से, तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि कहाँ से आप यूट्यूब से फ्री तैयारी कर सकते हो पूरी। यहाँ से आपको मिल जाएगी पूरी फ्री तैयारी, फिर थोड़ी बहुत आप किताबें पढ़ लोगे तो हो जाएगा। फिर इसमें करंट अफेयर्स मैंने एक कंसोलिडेटेड वीडियो भी बना रखी थी सीजीएल 2025 के लिए, तो मीन्स में कोई जा रहा है तो थोड़ा देख जाना, इसमें से भी आ जाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि अपना जीके जीएस वाला पार्ट। अब है चौथा सब्जेक्ट रीजनिंग। रीजनिंग भाई जो अच्छे से कर लेगा, 25 में से 25 क्वेश्चन खींचना कोई बड़ी बात नहीं है ना। प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं ना, और मेंस में आते हैं 30 अपने क्वेश्चन। तो रीजनिंग में पूरे नंबर लाना बहुत इजी है, बस आप अच्छे से पढ़ो।
तो वर्बल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, मिसलेनियस। तो ये आप देख लेना किसमें क्या होता है। जैसे सीरीज होती है 1 2 3, फिर प्लस प्लस करके 5, मतलब ये तो बहुत ईजी बता दी मैंने। जैसे 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 चल रहा है, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे सीरीज वगैरह होते हैं क्वेश्चन। फिर कोडिंग डिकोडिंग होती है, मतलब कोड कर देते हैं लेटर्स को, फिर उसी के जैसे रिजेम्बलेंस पर पूछते हैं। फिर नॉन वर्बल में पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, फिगर वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर मिसलेनियस में जैसे कैलेंडर, क्लॉक, ये सब आता है। तो रीजनिंग देखो मैं बताऊं, रीजनिंग में कुछ मत करना है। यूट्यूब पे तो मेरे को नहीं लगता किसी टीचर ने पूरा पढ़ा रखा है। कोई भी अच्छा टीचर जो आपको लगता हो, 1500 का कोर्स आता है, वहां से पेड कोर्स लेके 1 1.5 महीना भी लग के पढ़ लिया रीजनिंग, और ढंग से प्रैक्टिस कर ली PYQs की। मैं तो बोलूंगा बैंक वाले क्वेश्चन भी, ये सिलेबस में से जो बैंक में कॉमन है वो भी थोड़ा सा लगा जाना। थोड़े टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाओगे ना, तो रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सही होने से कोई नहीं रोक सकता। तो रीजनिंग अच्छे से जो पढ़ लेगा, मतलब ऐसा नहीं कि रीजनिंग में 24 घंटे लगाइए, 1 1.5 महीना भी किसी ने अच्छे से पढ़ के फिर अपने बाकी सब्जेक्ट के साथ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करता रहा, तो रीजनिंग में काफी अच्छे नंबर ला सकता है। इसके मैंने ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि रीजनिंग उतनी टफ नहीं होती ना मुझे लगती, है ना। तो ये हो गया अपना चारों सब्जेक्ट का सिलेबस। अब काफी बच्चों को डाउट रहता है कि एज लिमिट क्या होती है, हालांकि मैंने शुरू में बताया इस वीडियो के। अब जो डाउट आते हैं ना मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप पे या कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के, उनके बारे में मैं बताऊंगा कि एज लिमिट, फिजिकल क्राइटेरिया, सारे डाउट बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, सीजीएल के बारे में कभी कोई डाउट रहेगा ही नहीं, है ना। रह जाए तो मेरे पास आ जाना कमेंट सेक्शन में, फिर से वीडियो बना दूंगा। जैसे कुछ पोस्ट होती हैं जिसमें 20 साल से लेकर 30 साल, ज्यादातर पोस्ट की एज लिमिट 30 साल होती है। जो अपनी लेवल 7 वाली होती है ना, उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल होती है। तो 20 साल से शुरू होने वाली जो पोस्ट है कि मिनिमम 20 जिसमें चाहिए होती है, वो होती है CSS में ASO, रेलवे में, MEA में, AFHQ में, CBI में। तो ये हो गई। फिर 18 साल से जो शुरू हो जाती हैं पोस्ट, वो है ASO। अगर आप 20 से कम एज हो और आपको ASO बननी है, तो ये MEI TY वाली पोस्ट भर सकते हो। ये ध्यान से देख लेना भाई, पेपर सबके क्लियर हो जाते हैं, फिर पोस्ट प्रेफरेंस में गलत भर देते हैं, बाहर निकल जाते हैं कि भाई मेरी एज कम रह गई थी, सिलेक्ट तो मैं हो गया था। इसको ध्यान से देख लेना बिल्कुल। MEI TY में ASO भर सकते हो, IB में भर सकते हो, और जो अदर मिनिस्ट्रीज वगैरह मैंने बताई थी, जैसे उसमें ट्राई वगैरह में निकली थी, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वगैरह में निकली थी वैकेंसी, उसमें भर सकते हो। फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भर सकते हो, एक्साइज भर सकते हो, प्रिवेंटिव एग्जामिनर ED वाली भर सकते हो, पोस्ट CBN नार्कोटिक्स है ये। और ये जो भी सारी पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट वगैरह, ये सारी आप 18 साल से ही एलिजिबल हो जाते हो। तो जिनको भी डाउट था कि भैया मैं 18 साल से कौन कौन सी भर सकता हूँ, उनके लिए स्लाइड इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बिल्कुल। नेक्स्ट है अपनी 18 से 32 साल वाली। जैसा कि मैंने बताया, एक होती है JSO पोस्ट, उसमें पेपर 2 और देना पड़ता है, लेकिन 32 साल तक एलिजिबल रहते हैं लोग, तो ये काफी अच्छी पोस्ट है। फिर है 18 से 27 वाली। तो जो भी लेवल 5 और लेवल 4 वाली पोस्ट मैंने बताई थी ना, अकाउंटेंट, ऑडिटर, PA ऐसे वगैरह, इसमें भाई 27 तक ही रहती है एज लिमिट। तो जो भी 27 से ऊपर हो गए हैं, वो ध्यान से देख लेना कि आपको 4600 या 4200 वाली ही भरनी है। ये लेवल 5 4 वाली मत भर देना, 6 और 7 वाली ही भरना, वरना बाहर हो जाओगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस में इस वाली ये जो स्लाइड्स है ना, इनका बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट है देखो, एज लिमिट जो है वो मैंने बता दी 18 साल, 30 साल जो मैक्सिमम होती है JSO में 32। फिर रिलैक्सेशन भी मिलते हैं, जैसे SC ST कम्युनिटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन रहता है, और कोई OBC से फॉर्म फिल कर रहा है तो 3 साल का, PWD वालों को 10 साल का। तो ये एज रिलैक्सेशन है, तो ये उतनी एज जोड़ लेने, जैसे किसी की 30 है ना, तो अगर कोई SC ST से भर रहा है तो 30 + 5 35 साल तक आप दे सकते हो। अब आते हैं, बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि भैया फिजिकल किस किस पोस्ट में होता है, और काफी बच्चे तो ये गलती कर देते हैं कि एग्जाम निकाल लिया, मेंस में 390 90 में से 350 हैं, फिजिकल वाला पढ़ा नहीं कि कौन कौन से फिजिकल क्राइटेरिया वगैरह रहते हैं, और फिर बाहर हो गए, वहां पे जाके फिजिकल में सिलेक्ट नहीं हो पाए, और कुछ भी। तो इतना टफ पेपर निकालने के बाद भी अगर आप बाहर हो जाते हो, तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस पोस्ट में क्या फिजिकल क्राइटेरिया होते हैं। तो इसको ध्यान से देख लो। ये जो पोस्ट है ना इस स्लाइड पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जब भी आप पेपर दे के क्वालिफाई करो, इन सारी पोस्ट में फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं।
तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते टाइम इनको जरूर ध्यान में रख लेना कि आप इनके फिजिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई कर रहे हो कि नहीं। मिनिमम हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह जो भी होता है, रनिंग, साइकिलिंग वगैरह, इसके जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर होता है सेंट्रल एक्साइज, उसमें फिजिकल लगता है। एग्जामिनर, प्रिवेंटिव, ये नार्कोटिक्स है शायद, सीबीएन, सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी, फिर सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, एनआईए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पोस्ट, इन सारी पोस्ट में अगर किसी को बढ़ना है तो पहले जो नोटिफिकेशन होता है ना अपने एसएससी का, उसके लास्ट के 5-6 पेज में एनेक्शर लगे होते हैं कुछ, वहां पे लिखा रहता है कि इसमें हाइट इतनी चाहिए, इसमें वेट इतना चाहिए, लड़कियों की हाइट इतनी होनी चाहिए। तो जब ये डीबी मतलब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरो तो उसमें से पढ़ के पहले देख लेना, तभी उन पोस्ट को ऊपर बढ़ना, वरना मत पढ़ना। अगला डाउट रहता है बच्चों का कि प्रोज और कॉन्स क्या है। भाई कॉन्स तो मैं एक ही मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब का। 1 साल बैठ के, अगर घर पे बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के, या दूसरी सिटी में, दिल्ली वगैरह में जहां भी आप तैयारी कर रहे हो, डिसिप्लिन से पढ़ाई कर सकते हो, मतलब सोशल कनेक्शन काट के, फेसबुक वगैरह बंद करके, तो 1 साल थोड़ा संन्यास लेना पड़ेगा, वो इसका कौन है। और प्रोस तो भाई बहुत ही सारे हैं। जैसे मैंने बताया कि सैलरी काफी अच्छी, स्टार्टिंग सैलरी हाईएस्ट ही है शायद ये अभी एएसओ की। इससे भी मतलब देखो, अगर 70 भी मिल रही है ना लेवल 5, लेवल 6 वगैरह में, तो काफी अच्छी सैलरी है अभी के टाइम पे। और सबसे बड़ा प्रो क्या है, अभी 8th पे कमीशन आने वाला है, तो देख लेना भाई, लाख पार निकल जाएगी सैलरी। और अगर कॉलेज से निकलने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद सीधे कोई लाख रुपए कमा रहा हो, वो भी गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट में तो कमा लेते हैं, लेकिन भाई वो जो सोशल आपकी वैल्यू है वो गवर्नमेंट जॉब से बनेगी, तो वो इसका मेन फायदा है। फिर स्टेबिलिटी रहती है आपकी जॉब की। और सोशल रिस्पेक्ट में इसको बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि मेरी जब जॉब लगी थी भाई, रिश्ते आने लाइन लग गई थी, है ना। तो सोशल रिस्पेक्ट काफी है इन जॉब्स में। और दोस्त वगैरह काफी, मतलब जो पहले ऐसे ही कि हाँ ठीक है, वो भी काफी इज्जत से, रिश्तेदार वगैरह सब। तो सोशल रिस्पेक्ट काफी है इसमें। और ये सारे प्रोज हैं, इसके अलावा भी काफी प्रोज हैं यार, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह मिलती है, सीजीएचएस, ये वो फलाना ढिमकाना, काफी प्रोज हैं, तो काफी फायदे हैं इसके, है ना। नेक्स्ट है भाई कंपटीशन। कंपटीशन भाई इतना हौवा बना रखा है यूट्यूब पे कि 35 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 40 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, इतना कंपटीशन है, कैसे होगा, हमारे बैच से पढ़ो, ये ले लो, मेंटरशिप ले लो हमारी। आजकल एक ट्रेंड चला रखा है भाई, कुछ हैं सिलेक्टेड, उन्हें ट्रेंड चला रखा है कि मेंटरशिप प्रोग्राम, हम आपको रोज डेली बेसिस पर टारगेट देंगे, वो टारगेट आपको पूरे करने हैं। ठीक है, जैसे वो सामने वाला बंदा बताएगा आपको कि आज आपको जीके पढ़ना है, ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है। भाई सब बकवास लगता है मुझे, कंपटीशन आपका खुद से है ना। ये मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह सब बकवास है। जो भी ये दे रहा है, एक बार उसकी रैंक पूछ लेना, और अगर पूछ लेना होम पोस्टिंग मिली है आपको, खुद को मिली कि नहीं, है ना। तो मैं अब इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, बाकी आप खुद समझदार हो। कंपटीशन 35 लाख लोगों में नहीं है, खुद से है पहले तो आपका, कि आप डिसिप्लिन से पढ़ रहे हो कि नहीं। फिर 35 लाख लोग तो फॉर्म भरते हैं भाई, पेपर देने जाते हैं 17-18 लाख लोग, उसमें भी सीरियस एस्पिरेंट होते हैं भाई 5 लाख, मतलब जो कोचिंग लेके पढ़ रहे हैं ढंग से, मतलब तैयारी कर रहे हैं, उसमें से भी 50,000 बच्चा ऐसा मिलेगा कि जिसने सिलेबस कंप्लीट अच्छे से कर रखा है। और उसमें से भी 10,000 में ही रह जाते हैं जो अच्छे से पढ़ के आए हैं सच में। तो आपका कंपटीशन इतने ही है ना, सीट इतने ज्यादा है। तो अगर आप ढंग से पढ़ रहे हो ना, आपको अपनी सीट निकालने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो ये नंबर देख के मत डरना, ये सारे वो लोग हैं जो कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, गेम जोन में जाके फिर गेम खेल रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठ के चिट चैट करनी है। कंपटीशन आपका इनसे नहीं है, आपका कंपटीशन है यहाँ और खुद से, है ना। तो ये मत सोचना बहुत हार्ड पेपर है, इजी है, अच्छे से पढ़ोगे तो निकल जाएगा। नहीं पढ़ोगे, लाइब्रेरी में बैठ के बातचीत करोगे, या वही सब मोबाइल में गेम खेलना है, तो भाई कहीं से कोचिंग कर लो, 10 कोचिंग कर लो, तो अभी नहीं निकलेगा। और ये मेंटरशिप के चक्कर में पढ़ना। फिर हो गया भाई लास्ट इस स्लाइड, मतलब पूरी वीडियो का, कि पावरफुल पोस्ट कौन सी है, क्या है। कुछ पोस्ट हैं, जैसे मैं तो डेस्क जॉब करता हूँ, उतना फील्ड जॉब में मेरा काम नहीं है। जैसे जीएसटी हुई, पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी थी, या ईडी, सीबीआई, ये पोस्ट हुई, तो इनमें थोड़ा सा फील्ड जॉब वाला काम है।
तो इसमें थोड़ा सा रहता है यार सामने वाला कि हाँ कोई आया इंस्पेक्शन वगैरह पे रहता है, और पर उतनी भी नहीं है भाई ये ग्रुप बी की जॉब। तो अगर आप इस माइंडसेट से आ रहे हो कि यार आईएएस जैसा आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, कहीं जा रहे हो गाड़ी लगी मिलेगी, 4 बंदे मिलेंगे, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि काफी रिस्पेक्टेबल जॉब है, मतलब पावरफुल पोस्ट है। जहां भी जाओगे आपको रिस्पेक्ट अच्छे से चाय पानी वगैरह सब मिलेगा। घर पे इज्जत मिलेगी, दोस्तों के बीच इज्जत मिलेगी। तो वो पावर तो है इसमें कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। भोकाल वोकाल गाड़ी वाड़ी उससे बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत होना, है ना। ऑफिशियल काम के लिए मिलती है गाड़ी, जैसे मुझे भी कहीं जाना है, नॉर्थ ब्लॉक जाना है, तो मैं गाड़ी लेके जा सकता हूँ, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं मिलती। तो पावर से उतना वो देख के मत आना वोकाल वाली वीडियो। अगर जॉब करनी है अच्छे से और एक रिस्पेक्टेबल स्टेबल लाइफ जीनी है तो आ जाना भाई इस पेपर में। आपके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम है ये, है ना। बहुत इज्जत मिलेगी। जैसे मैं डीआर एएस हूँ, डीआर मतलब डायरेक्ट रिक्रूटी जो होते हैं, प्रमोट ही नहीं होते। तो डिपार्टमेंट में मेरे को काफी इज्जत मिलती है, और अगर आप इंटेलिजेंट हो तो फिर आपकी बहुत वैल्यू बन जाती है। मेरे को इधर उधर से लोग बुलाते रहते हैं कि भाई ये हमारा काम बता दो, ये हमें नहीं आ रहा। अगर आप उनके डाउट सॉल्व करवा रहे हो, क्योंकि सरकारी नौकरी में ना कुछ ही लोगों को काम आता है, 90% लोग काम नहीं कर रहे हैं, और 10% लोग 90% लोगों का काम भी कर रहे हैं। तो उन 10% लोगों की वजह से काफी अच्छी चल रही है सरकार। तो आप वैसा बनो 10% जैसा कि आपकी सब जगह तारीफ हो, है ना। तो वैसे आओगे तो बढ़िया रहेगा। और मतलब रिस्पेक्टेबल जॉब है, मेरे को काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं डिपार्टमेंट में सब, कोई भी हो अंडर सेक्रेटरी वगैरह हो तो अच्छे से बैठोगे। ऐसा नहीं है कि डीआरएस हो वो, मतलब बहुत अच्छा है, रिस्पेक्टेबल जॉब है। अब ये मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए एसएससी सीजीएल के बारे में। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, तो मेरे पास आ जाना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें 214 मेंबर नहीं, अब तो 500 प्लस मेंबर हो गए हैं। डेली बच्चे जुड़ते जा रहे हैं भाई डाउट पूछने, क्योंकि मैं पर्सनल रिप्लाई करता हूँ। यूट्यूब पे भी आप देखना, हर कमेंट के नीचे जो भी जेन्युइन कमेंट होगा उसके नीचे मेरा रिप्लाई जरूर होगा। कुछ भी रिप्लाई करूं मैं उसको सलाह जरूर देता हूँ। तो आपका कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे आके पूछोगे तो डिस्कस हो जाएगा, बाकी बच्चे भी हैं आपके जैसे, तो आपको और फायदा मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे 500 से ज्यादा लोग हैं तो उन सबका एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मैं तो वहाँ रिप्लाई करती हूँ। और कोई इंस्टाग्राम वगैरह चलाता है तो वहां भी आके डाउट पूछ लेना, तो वहां पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो आपने देखा कि सीजीएल के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया है इस वाली वीडियो में। और कोई डाउट रह जाता है तो मैंने बताया कि कहाँ पूछना है, टेलीग्राम ग्रुप या कमेंट सेक्शन में कहीं भी आप पूछ सकते हो। जो वीडियोस मैंने बताई थी कि कहाँ क्या स्ट्रेटेजी वगैरह करनी है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक छोटा सा इन्फो और, कि जो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल के लिए, 26 वाले एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, उनके लिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहा हूँ यूट्यूब पर भी, और एक इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है एसएससी विद एसजेन करके, वहां पे भी मैं अपलोड करता हूँ। तो वो छोटे छोटे शॉर्ट्स आप देख लेना वहां पे, क्योंकि उसमें से मेरे को उम्मीद है कि कुछ कुछ क्वेश्चन फंस जाएंगे एंड वो काफी हेल्पफुल होंगे। 1 मिनट में जीके के काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, तो वो जरूर आप देख लेना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल इन्फो के साथ। चलो बाय।